की बजट से पहले प्री बजट बैठकों का दौर जारी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के दिग्गजों के साथ बैठक हो रही है। बैठक में फाइनेंशियल सेक्टर पर रिफॉर्म पर चर्चा संभव है। खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, क्या अपडेट है इस बैठक से अब तक और क्या बातचीत है आज की और क्या फोकस रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, जो तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स निकले थे बैठक के बाद, उन्होंने सभी ने एक सुर में यही कहा कि जो बैठक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माहौल में हुई है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रायोरिटी है। कैपिटल मार्केट की जो एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ है राधिका गुप्ता, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रायोरिटी होनी चाहिए ताकि कैपिटल मार्केट में फ्लो बढ़ सके। पॉलिसी सरकार को बजट में ऐसी लेके आनी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा बाजार में लगाएं। तो ये डिमांड थी राधिका गुप्ता की, खासतौर से जो उनको यहाँ पे बैठक में आई थी। इसके अलावा जो एनबीएफसी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन था एफआईडीसी की तरफ से, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एनबीएफसी को फंड के लिए काफी दिक्कत होती है। आरबीआई की तरफ से रेगुलेटरी नॉर्म्स इतने सख्त कर दिए गए हैं, उन्हें बैंकों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, लिहाजा उन्हें ओवरसीज अब बोरोइंग करनी पड़ रही है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि बैंकों के मुकाबले टैक्स के मोर्चे पर उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाता, ईज ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो इंटरेस्ट इनकम पर 10% जो टीडीएस कटौती का नियम है, वो सिर्फ एनबीएफसीज के लिए बैंकों को छूट मिलता है, लिहाजा ये बेनिफिट एनबीएफसीज को भी मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एनबीएफसीज के लिए एक डेडिकेटेड फंड एलोकेट करने की बात की गई, खासतौर से जब ईवीज और तमाम जो नए सेक्टर्स खुल रहे हैं, ऐसे में बैंक उन क्षेत्रों में खासतौर से लेंडिंग नहीं कर पाते हैं, वहां पर एनबीएफसी लेंडिंग करते हैं और एनबीएफसी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा एक डेडिकेटेड फंड बजट में ऐलान होना चाहिए ताकि वो तमाम जितने भी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं वहां पर वो फाइनेंस कर सकें, वहां पर लेंड कर सकें। तो ये कुछ डिमांड्स थी यहाँ पर जो लोग आए थे। बाकी लोगों ने यहाँ पर कमेंट करने से मना किया, कमेंट नहीं किया, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो डिमांड थी यहाँ पर, जो हमें सूत्र बता रहे हैं, उसमें यही थी कि जो रिफॉर्म्स को लेकर जोर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वगैरह पर जो बैंकों में और तमाम जो खर्च हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो सरफेसी एक्ट में जो नियम है उसको और नीचे लाना चाहिए ताकि छोटे अमाउंट के मामले को भी सरफेसी एक्ट में लाया जा सके, जो कि एनबीएफसी के लिए एक बड़ी समस्या है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक। लेकिन एक चीज़ आपसे और पूछूंगा कि ये तो बड़ी अहम बैठक थी, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स, इनको आगे ये बैठकों का दौर लंबा चढ़ना है। इस क्रम में आगे और कौन सी बैठकें हैं या कौन से सेक्टर्स हैं जो वित्त मंत्री से मिलने जाने वाले हैं आने वाले दिनों में, अगर आपके पास कोई जानकारी हो? बिल्कुल, अगले हफ्ते मंडे को फिर से बैठक होगी, प्री बजट मीटिंग 6 जनवरी को। उसमें जो 2 बैठकें होंगी, 2 शिफ्ट में बैठकें होंगी। सुबह में जो बैठक होगी वो ट्रेड यूनियंस, जितने भी ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस के लोग होते हैं, वो वित्त मंत्री के सामने अपने रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। और दोपहर बाद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम लोग वित्त मंत्री के सामने अपने रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। तो ये आखिरी बैठक होगी प्री बजट बैठकों के सिलसिले में, और ये सोमवार के दिन अगले हफ्ते 6 जनवरी को होने वाली है। जी आलोक, बहुत शुक्रिया। तो अहम बैठकों का दौर जारी, और जैसा आलोक बता रहे हैं कि अगले हफ्ते 6 जनवरी को इस पूरी सीरीज की आखिरी बैठक होने वाली है, जहां पर इंफ्रा और लेबर, इन सब से जुड़े हुए लोग अपनी मांगे वित्त मंत्री जी के सामने रखेंगे। अब ये एक बड़ा सवाल होगा, ये देखने वाली बात होगी कि जो अलग अलग सेक्टर्स अपनी डिमांड रख रहे हैं वित्त मंत्री के सामने, अपनी मुश्किलात रख रहे हैं, क्या रिफॉर्म्स उन्हें चाहिए, उस पर वो जो अपना एक विजन दे रहे हैं, उसमें से कितना चीज़ों को वित्त मंत्री इस बजट में समाहित कर पाती हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि एक साथ इतने अलग अलग सेक्टर्स की डिमांड्स को देखना, उन्हें मीट करना और वो बैलेंस बिठाना तमाम तरह की चीज़ों में, ये एक बजट का बड़ा चुनौती उनके सामने होती है। तो फिलहाल ये बैठकों का दौर जारी, और आज भी 2 अहम बैठकें वित्त मंत्री ने की है। 6 जनवरी को इसका अंतिम चरण रहेगा। और जैसा हमने आपको बताया कि बजट से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स हैं जो जाकर वित्त मंत्री से अपनी डिमांड्स दे रहे हैं, अपनी विशेस बता रहे हैं। अलग अलग जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं वो बोल रही हैं कि उन्हें बजट से क्या चाहिए, आपको बजट से क्या चाहिए और क्या ये डिमांड्स पूरी होंगी। आज इस पर एक खास बजट अड्डा 7:57 पर, बजट पूरी होगी डिमांड, ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक।
कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। तो इस बार का बजट मेक या ब्रेक बजट। नए साल में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ उत्तर भारत में घने कोहरे की मार पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में ठंड के कारण सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। वाटरफॉल जम चुके हैं। यही नहीं, मौसम का असर यातायात पर भी पड़ा है। कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली एयरपोर्ट में विमानों का शेड्यूल बिगड़ गया है। कुछ एयरलाइंस के विमान लेट चल रहे हैं, वहीं कुछ रूट्स पर विमान सेवा रद्द कर दी गई है। वहीं उत्तर भारत में ट्रेन सर्विसेज भी काफ़ी प्रभावित हुई हैं। जम्मू कश्मीर के शेपिया में स्नो फेस्टिवल होने जा रहा है। इलाके के डिप्टी कमिश्नर आर रशीद सलीम से बातचीत की है हमारे संवाददाता इरशाद मलिक ने। इस इलाके में इतिहास गवाह है, आज तक ना कोई इस इलाके में प्रमोशन हुई है टूरिज्म के लिहाज से और ना ही कभी स्नो फेस्टिवल। लोगों की एक बहुत देरी ना मांग थी जो पूरी होने वाली है। तो किस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे सर? चले इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पहली बार हो रहा है बहुत अच्छा हो। तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है। अभी तो बर्फ़ है तो ये डिफरेंट लुक है इसकी, लेकिन जिस वक्त ये ग्रीन होता है उस वक्त भी इसकी एक ज़बरदस्त दिलकश नज़ारा यहाँ पे होता है। तो हमारी कोशिश है कि ये जो स्नो फेस्टिवल हम करेंगे जिसमें हमने पब्लिक को पहले ही इंटीमेट किया है बहुत अच्छा हो। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी, बच्चों के लिए गेम्स भी होंगी, स्नो सिटी बनाएंगे, एक इग्लोज़ प्लस एक ट्रैक दे देंगे हम जहाँ पर हमारे सल्फर स्प्रिंग्स हैं उनको भी पब्लिक के सामने लाया जाएगा। और कुछ बॉनफायर का अरेंजमेंट यहाँ पे जो लोकल हमारे ईटरीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि खाने का अरेंजमेंट हो, तो ताकि लोगों को एंजॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिले और ये एरिया भी शोकेस हो टूरिज़म मैप पे भी और वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन पाए। तो ऐसा हमारा प्रोग्राम है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल रहेगा और आगे भी चेन ऑफ इवेंट्स इसी के आगे हम चलाते रहेंगे। सर हतमी फैसला कब ले रहे हैं ताकि हम लोगों को बता सकें फलाने डेट पे? फिलहाल हमने जो टेंटेटिव फिक्स किया है दैट इज़ 11th एंड 12th। जो हमारा सेकंड जो प्रेडिक्शन है जो ही वो ख़त्म हो जाता है विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस। तो इंशाल्लाह दैट इज़ द टेंटेटिव प्लान। लेकिन अगर मौसम कुछ ऐसा रुख बदला तो देयर कैन बी सम चेंज, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर शोपियान शाहिद सलीम साहब। तो साफ कहना है इनका यहाँ पे जो है कुदरती वसाइल बहुत सारे हैं लेकिन आज तक इन चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए खोला जाएगा और यहाँ के जो हज़ारों लोग जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलेगा अगर स्नो फेस्टिवल यहाँ पे होता था। यकीनन यहाँ पे टूरिस्ट जो है नेशनल टूरिस्ट के साथ साथ लोकल टूरिस्ट जो है वो भी इन जगहों पर आए और यहाँ पे जो है कुदरती नज़ारे जो है उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो।